किड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है सेल। सो सेल के बारे में दिया है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विच वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। यानी सेल जो है हमारे जीवन की एक बेसिक यूनिट है। हमारी जो बॉडी है वो पूरी सेल से ही मिलके बनी है और ये सबसे पहले डिस्कवर हुई थी रॉबर्ट हुक के थ्रू 1665 में, आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल वॉल्स ऑफ डेड प्लांट टिश्यू। यानी कि सेल से पहले क्या डिस्कवर हुआ? सेल वॉल, और वो भी डेड प्लांट टिश्यू में। उसे हम कॉर्क टिश्यू भी कहते हैं। द ओरिजिनल स्ट्रक्चर सीन बाय रॉबर्ट हुक वॉज पब्लिश्ड इन माइक्रोग्राफिया। यानी कि रॉबर्ट हुक की एक बुक थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। सो जो भी ओरिजिनल स्ट्रक्चर था देखा गया रॉबर्ट हुक के थ्रू, वो किस में पब्लिश है? माइक्रोग्राफिया में। उसके बाद है साइटोलॉजी। सो सेल के बारे में जो भी स्टडी हम लोग करते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। सेल साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना और इसके फंक्शन के बारे में उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। Currently, the term cell biology is more commonly used for studying living organisms at the cellular and molecular level। यानी कि अब साइटोलॉजी की जगह पे हम सेल बायोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेलुलर और मॉलिकुलर लेवल पे जो स्टडी करते हैं उसके लिए। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक in 1683 first of all observed free cells like bacteria, protozoans, RBCs, sperms, etc., while Alphonse Corti observed living substance in the cells। ये कह रहा है कि जो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर किया था। सो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने क्या क्या डिस्कवर किया? बैक्टीरिया को इन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया, प्रोटोजोआ को, आरबीसीज को, स्पर्म्स को, और ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। एंड वाइल अल्फोंसी कॉर्टी, जो अल्फोंसी कॉर्टी थे, उन्होंने लिविंग सबस्टेंस को देखा सेल के अंदर। अब दिया है सेल थ्योरी। सो सेल थ्योरी जो थी वो किसने दिया? द सेल थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय ए जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस स्लाइडेन एंड अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडोर श्वान। सो सेल थ्योरी दी गई स्लाइडेन एंड स्वान के थ्रू। 1838 में स्लाइडेन ने दिया और 1839 में स्वान ने। In its modern form, the cell theory includes three principles। So ये cell theory क्या कहती है? चलिए जान लेते हैं। All organisms are composed of one or more cells and the life processes of metabolism and heredity occur within these cells। So first point का ये कहना है कि जितने भी organisms हैं वो या तो सिंगल सेल से या फिर मोर देन सिंगल सेल यानी मेनी सेल से मिल के ही बने हुए हैं। एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि जैसे कि एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारी चीज़ें, और एंड हेरिडिटी अकर विद इन दीज सेल्स। एंड हेरिडिटी मतलब वंशानुगत, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में जो भी हेरिडिटी मटेरियल जा रहा है वो किसके थ्रू है? सब सेल के अंदर ही समाहित है, सब इसके अंदर प्रेजेंट है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। सो सेल जो है सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स है और ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म यानी कि बेसिक यूनिट है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सेल की ज़रूरत होगी। सेल एराइज ओनली बाय डिवीजन ऑफ ए प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। सो सेल तभी आगे बढ़ेगा जब प्रीवियसली जो एक सेल है उसका डिवीज़न होगा और उसके बाद ही सेल अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। यानी सेल एराइज होगा, न्यू सेल का फॉर्म तभी होगा जब प्रीवियसली सेल का डिवीज़न होगा। In 1855, German physiologist Rudolf Virchow extended the cell theory and stated that all cells arise from pre-existing cells। सो रुडोल्फ विर्चो ने एक थियोरी दी जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलके बने हुए हैं। यानी कि जितने भी पुराने सेल थे उन्हीं से ये न्यू सेल एराइज हुए हैं। सो इन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि all cells arise from pre-existing cells।
अब है वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेल्स। सेल भी कई तरह के होते हैं। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट लिविंग सेल विथ 6 इंचेस इन डायमीटर। यानी कि ऑस्ट्रिच की जो एग होती है, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है, वो सबसे बड़ा लिविंग सेल होता है और ये 6 इंचेस होता है डायमीटर में। और जो नर्व फाइबर होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है एनिमल्स में, मेजरिंग मोर देन 90 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी 90 सेंटीमीटर से भी बड़ी होती है। द सेल्स एंड देयर कंपाउंड्स लाइक सेल ऑर्गेनेलीज आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ द फ्रैक्शंस ऑफ अ मिलीमीटर। यानी कि जो सेल के कंपाउंड्स हैं, यानी सेल के कंपाउंड्स क्या होंगे, ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक दैट, ये सारी चीज़ें किस में मेजर की जाती हैं, फ्रैक्शंस में, और वो भी मिलीमीटर में। बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, क्योंकि जब सेल इतना छोटा होता है तो ऑर्गेनेलीज तो बहुत छोटी होंगी क्योंकि वो सेल के अंदर मौजूद हैं। द कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजीज फॉर दीज यूनिट्स आर माइक्रॉन, नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉन। सो जब हम इनको मेजर करते हैं तो उनकी यूनिट्स हम किस में लिखते हैं, माइक्रॉन में, नैनोमीटर में और एंगस्ट्रॉन में। अब है टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी सेल कितने टाइप्स की होती हैं। सो मेनली ये 2 टाइप्स की होती हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। सो इसके बारे में हम डिफरेंस देख लेते हैं। सो यहाँ पे दिया है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सो प्रोकैरियोटिक में दिया है इट हैज़ 1 इन्वेलप ऑर्गेनाइजेशन और यूकैरियोटिक में इट इज़ 2 इन्वेलप ऑर्गेनाइजेशन। मेनली जो डिफरेंस होता है वो होता है प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स जो होता है वो 70s टाइप पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में दोनों पाया जाता है, 80s भी और 70s भी। और रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं इसमें, आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यूकैरियोटिक में रेस्पिरेटरी एंजाइम आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, और ये दोनों किस टाइप के सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल हैं। सो प्लांट सेल में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड अदर पॉलीसेक्राइड्स ऑफ और डेरिवेटिव्स। सो प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है और एनिमल सेल में ये सेल वॉल एब्सेंट होती है। जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है एंड अदर पॉलीसेक्राइड्स। प्लाज्मोडेस्मेटा विथ चैनल्स प्रेजेंट, यानी प्लाज्मोडेस्मेटा चैनल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं, और इसमें एनिमल्स में प्लाज्मोडेस्मेटा एब्सेंट होती हैं। वैक्यूल्स प्रेजेंट विथ टोनोप्लास्ट एज द कवरिंग एंड वर्क एज स्टोरेज ऑर्गन। सो वैक्यूल्स जो होते हैं वो टोनोप्लास्ट के साथ प्रेजेंट होते हैं कवर के रूप में, और ये इनका क्या वर्क होता है, फूड को स्टोर करना, या फिर एक्सक्रीटरी जो सिस्टम, मतलब एक्सक्रीशन वाला जो आपका होता है मटेरियल, उसको स्टोर करना। और यहाँ पे दिया है एनिमल सेल में वैक्यूल्स इफ प्रेजेंट आर फ्यू एंड स्मॉल यूजुअली एब्सेंट, यानी एनिमल सेल में वैक्यूल्स यूजुअली एब्सेंट होता है। उसके बाद सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम एब्सेंट होते हैं प्लांट सेल में, और सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में। उसके बाद प्लास्टिड प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और प्लास्टिड एब्सेंट होता है एनिमल सेल में। प्लांट सेल में प्लास्टिड इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि इसके पास ही क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। आपको पता होगा क्लोरोफिल वो किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। सो दैट्स वाई प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट सेल। और हमें पता है एनिमल्स जो है अपना भोजन अपने आप नहीं बनाते हैं, सो इनमें एब्सेंट होता है। अब दिया है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, यानी सेल कैसे बना है और क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले दिया है प्रोटोप्लाज्म। सो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, द लिविंग सबस्टेंस ऑफ ए सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जो भी लिविंग सबस्टेंस प्रेजेंट होता है सेल के अंदर उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 रीजन्स, नेमली न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब वो लिक्विड पार्ट जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड साइटोप्लाज्म यानी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर प्रोटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस के बाहर, यानी सिर्फ सेल में। अगर हम सेल से न्यूक्लियस को हटा देते हैं उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। बिसाइड्स द प्रोटोप्लाज्म द सेल कंटेन मेनी नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, यानी कि सेल के बाहर
मेनी नॉन लिविंग सब्सटेंस भी होते हैं विच आर मोस्टली फॉर्म्ड बाय द सेल, जो कि सेल से ही मिलके बने होते हैं. दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ड्यूटोप्लाज्म, जिन्हें हम ड्यूटोप्लाज्म कहते हैं. हक्सले इन 1868 स्टेटेड इट एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. यानी कि प्रोटोप्लाज्म को हक्सले ने कहा था कि यही फिजिकल बेसिस है लाइफ की. प्रोटोप्लाज्म इज कंसिडर्ड एज लिविंग मैटर बिकॉज it metabolizes and self perpetuates. Is that to say it has the power of internal growth. यानी कि प्रोटोप्लाज्म को मतलब ये देखा जाता है प्रोटोप्लाज्म से ही एक जीवन एक सेल का मतलब मेन जो सेल है वो प्रोटोप्लाज्म से जो सेल्फ परचुपेट्स, ये क्या कह रहा है, इट हैज़ द मेटाबोलाइजेस एंड इट हैज़ द पावर ऑफ इंटरनल ग्रोथ. यानी इसमें इंटरनल ग्रोथ करने की क्षमता है जो प्रोटोप्लाज्म है, और ये लिक्विड मटेरियल होता है. प्रोटोप्लाज्म हैज़ ऑल द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसके पास सारी वो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती हैं. इज़ दैट टू से न्यूट्रिशन, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या जरूरी है, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड ऑफ कोर्स इरिटेबिलिटी. इज दैट टू से रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. जैसे कि अगर चाय गर्म है उसको छू लिया तो तुरंत उसे पता चल जाता है, वो तुरंत हाथ हटा लेता है, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई. एंड कंडक्टिविटी, मतलब हमारी जो बॉडी होती है वो कंडक्टिविटी यानी कंडक्टेंस की तरह भी काम करती है, हमारे अंदर से करंट फ्लो कर सकता है. ओके, सो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक. अब दिया है कंपोजिशन ऑफ सेल, यानी कि क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी मात्रा में प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर. सो द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल कैन बी क्लासिफाइड एज 75 to 85% वाटर. यानी कि 75 से 85% तक वाटर होता है सेल के अंदर. सो एंड 10 to 20% ऑर्गेनिक एंड 2 to 5% इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. Among these molecules, the organic compounds derived from the chemistry of carbon atoms. जो organic compounds होते हैं वो किससे derive होते हैं, कार्बन कंपाउंड से, कार्बन एटम से. stand out as the molecules of life. और ये कैसे stand out होते हैं, एक जीवन की मॉलिक्यूल्स के रूप में. अब है सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल क्या होती है, आउटर जो कवरिंग होती है सेल की उसे कहते हैं हम सेल वॉल, और ये सिर्फ प्लांट में पाई जाती है. ये चीज़ याद रखिए आप लोग, सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाई जाती है. इन ऑल प्लांट्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया द प्रेजेंस ऑफ ए सेल वॉल क्रिएट्स ए मेजर डिफरेंस बिटवीन देम एंड प्लांट सेल. यानी कि एक सेल वॉल का प्रेजेंट होना किसमें, प्लांट में या फिर बैक्टीरिया में भी ये पाई जाती है. सो ये मेजर डिफरेंस होता है प्लांट और एनिमल सेल में. द थिकनेस ऑफ इट्स वेरीज फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर इन डिफरेंट सेल्स. यानी कि जो इसकी थिकनेस होती है, जो इसकी मोटाई होती है वो कितनी होती है, 0.1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक. डिफरेंट सेल में अलग अलग होती है. इन प्लांट सेल्स इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. प्लांट सेल में ये सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है, हेमी सेल्यूलोज से मिलके या पेक्टिन से और लिग्निन से. बैक्टीरियल सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, पॉलीसेकेराइड से. फंगल सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, या कुछ लोग चाइटिन भी कहते हैं इसको. और दिया ए टिपिकल सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स. यानी कि जो एक टिपिकल सेल वॉल होती है वो उसमें 4 लेयर पाई जाती हैं. ये सेल की लेयर नहीं है बल्कि सेल वॉल की लेयर है. सो फर्स्ट लेयर जो है मिडिल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड टर्शियरी सेल वॉल. नाउ इट्स सेल मेम्ब्रेन. Cell have a different internal atmosphere than that of its external environment. So यहाँ पे ये कह रहा है कि सेल के अंदर जो एटमॉस्फेयर होता है वो अलग होता है बाहरी इन्वायरमेंट से. यानी कि बाहर कुछ और आपका एटमॉस्फेयर होगा और सेल के अंदर कुछ और. द डिफरेंस इज मेंटेन्ड थ्रू आउट द लाइफ. यानी कि ये डिफरेंस जो होता है बाहर कुछ और अंदर कुछ और, ये पूरे जीवन तक होता है, जब तक लाइफ है तब तक. बाय ए थिन सरफेस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये कंट्रोल किसके थ्रू होता है या फिर किसके थ्रू होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये देखती है कि वे अंदर का टेम्परेचर या फिर एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए. स्ट्रक्चरली द लिपिड एंड प्रोटीनेशियस
या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि अलाउ करती है अंदर भी जाएगा सब्सटेंस और बाहर भी। पार्ट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर एम्फीफैटिक इन नेचर। एम्फीफैटिक का मतलब होता है हैविंग बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक रीजन। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटर एंड हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लवर। सो ये एम्फीफैटिक इन नेचर होती है। सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल एंड इट्स दिस नेचर स्टॉप साइटोप्लाज्म फ्रॉम लीकिंग। सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि साइटोप्लाज्म कभी लीक क्यों नहीं होता, यानी कि अंदर का मटेरियल बाहर क्यों नहीं निकलता, सो जस्ट बिकॉज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो सिलेक्टिवली परमेबल, यानी सभी चीज़ों को अलाउ नहीं करती अंदर जाने के लिए। ये जो चीज़ें एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं, उन्हें ही बस अलाउ करती है और इसका यही नेचर साइटोप्लाज्म को लीक होने से बचाता है। अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपोप्रोटीन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, लिपोप्रोटीन से। और ये इसमें लिपोप्रोटीन में क्या होता है, 60% प्रोटीन होता है एंड 40% लिपिड्स होता है। बाई ड्राई वेट कार्बोहाइड्रेट्स contribute from 1 to 10% of total dry weight in the form of glycoprotein and glycolipids। कार्बोहाइड्रेट जो होता है 1 to 10% होता है किसके फॉर्म में, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में। अब दिया है द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन्स कैन बी क्लासिफाइड एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। नाउ इट्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो था वो डिस्कवर किया गया कैमिलो गोल्गी के थ्रू 1898 में। 1898 में डिस्कवर हुआ। एंड इटालियन साइंटिस्ट, और ये इटालियन साइंटिस्ट थे वाइल स्टडिंग द नर्व सेल इन बार्न आउल, यानी कि जब ये बार्न आउल में नर्व सेल के ऊपर स्टडी कर रहे थे तभी इन्होंने गोल्गी कॉम्प्लेक्स को देखा। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम गोल्गी अपैरेटस भी कहते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लांट्स इज नोन एज डिक्टियोजोम्स, यानी जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लांट में प्रेजेंट होता है इसे हम डिक्टियोजोम कहते हैं। प्लांट्स में प्रेजेंट होगा तो डिक्टियोजोम। टर्म डिक्टियोजोम वाज क्वाइंड बाय पेरोनसिटो इन 1910, यानी कि डिक्टियोजोम किसके थ्रू क्वाइन किया गया, पेरोनसिटो के थ्रू। प्रोटिस्ट्स हैव वन और फ्यू गोल्गी कॉम्प्लेक्स। जो प्रोटिस्ट होते हैं, जितने भी प्रोटिस्टा हैं आपके, उनमें एक या कुछ मात्रा में प्रेजेंट होगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और एनिमल सेल्स में ये अबाउट 20 गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में प्लांट सेल्स हैव सेवरल 100 गोल्गी बॉडीज, यानी सबसे ज़्यादा गोल्गी बॉडीज किस में होता है, प्लांट सेल्स में। कलेक्टिवली द गोल्गी बॉडीज आर रिफर्ड टू एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सो गोल्गी बॉडीज को हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे सिस्टर्नी है, ट्रांसफेस। एक्चुअली में गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है, जितने भी जो मतलब यूजलेस वैक्यूल्स निकल के आते हैं, वेजिकल्स निकल के आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसको ये क्या करता है, यूज़फुल बना देता है। ठीक, सो देखिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे है, ये मतलब यूजलेस है और यहाँ से गया ये सिस फेज में, और जब ये ट्रांस फेज से निकलता है सो ये अब यूज़फुल हो जाता है। तो इसका फंक्शन जो होता है वो होता है मॉडिफिकेशन का। ठीक, अब दिया यहाँ पे फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन सिंथेसिस ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, यानी पॉलीसेक्राइड्स बनाने में इसका फंक्शन है। इन लाइजोसोम फॉर्मेशन, लाइजोसोम को हम सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। इन सेल वॉल फॉर्मेशन, इन एक्रोसोम फॉर्मेशन, इन पिगमेंट फॉर्मेशन, इन प्रोटीन ट्रांसफर, इन ग्लाइकोसाइड्रेशन। प्रोटीन ट्रांसफर कहाँ से करेगा, अगर मान लो जो माइटोकॉन्ड्रिया उसे अगर जरूरत पड़ गई सो ये प्रोटीन का ट्रांसफर कर देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्लास्टिड से। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लास्टिड्स के आगे पढ़ेंगे, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह पे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।